नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, वैसे आज तो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बात था कि देश भर में आज जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा वो था लाश घोटाला। मतलब जो कोरोना महामारी में जो मरीजों के साथ दुर्व्यवहार, उन मरीजों के शव के साथ हेरा फेरी, या ये कहें कि मरीजों के शव की संख्या पर कमती करना। मतलब संख्या कुछ है, बताना कुछ है। दिल्ली में ये देखा गया कि बहुत विभत्स स्थिति थी, बड़ी बुरी स्थिति थी दिल्ली में। जो शमशान घाट है वो बिल्कुल ही क्या कहें, उस विषय पर चर्चा करने से मन खटा हो रहा है। चर्चा करने का मन नहीं कर रहा है कि हम उस विषय को बात कर सकें। इतनी बुरी और इतनी भयावह स्थिति थी। लेकिन फिर भी विषय आज वही था कि क्या हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करते। आज मेरा मन उसी विषय पर था बात करना, लेकिन उससे भी गंभीर विषय हो गया कि हमारे देश में विदेशों से जो विदेशी ताकतें हैं, जो विदेशी शक्तियां हैं, जो हमको ललकारती रहती हैं, हमें धमकाती बरकाती रहती हैं, उनमें एक बहुत बड़ा वो है हमारे देश के लोगों का साथ। हमारे देश के लोगों का जो साथ मिला ना, वो सबसे ज्यादा हमको विचलित करता है, चिंतित करता है। आज बात उसी पर होगी। आज आपसे उसी पर मशविरा लिया जाएगा, आपसे उसी पर सलाह लिया जाएगा कि क्या चीन, पाकिस्तान, नेपाल या और भी कोई भी दुनिया के देश हो, दुनिया के राष्ट्र हो, उससे चर्चा करना, उनसे मुकाबला करना क्या सिर्फ पाकिस्तान का जिम्मे या हमारे मतलब भारत सरकार के जिम्मे है, हम लोगों के जिम्मे नहीं है कुछ, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। आज बात इसी पर है। खैर, दूसरी बात आज ये है, सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आप पाकिस्तान के चैनल को देखिए, आप नेपाल के चैनल को देखिए। चीन का तो भाषा हम लोगों को समझ में आती नहीं है, तो मैं तो ये दावा नहीं कर रहा क्योंकि मैं चीन की चैनल को देखता रहता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ देखता हूँ भारत के, पाकिस्तान के चैनलों पर, कि वहाँ पर एक भी आदमी भारत का मुद्दा रखने वाला नहीं दिखता है। एक भी आदमी भारत का मुद्दा रखने वाला नहीं दिखता कि वो भारत की बात करे, भारत के विषय में एक शब्द भी बोले। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम जब भारत के चैनलों पर देखते हैं तो मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग ये कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि पाकिस्तान बढ़िया कर रहा है, चीन बढ़िया कर रहा है, आप बढ़िया नहीं कर रहे हैं। ये मतलब हर जगह भारत में मिल जाएंगे आपको। आज का कंसर्न यही था। मैं थोड़ा सा लैपटॉप पे कुछ कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा एक बार लैपटॉप पर लोगों को आमंत्रित कर दूँ, क्योंकि आजकल मैं कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि उससे ये होगा कि मैं और लोगों के साथ जुड़ूंगा, क्योंकि मुद्दा बड़ा विषूर है और बड़ा महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज मैं कोरोना पर बात नहीं करूंगा। आज मैं देश में कोरोना के हो रहे घोटाले, गड़बड़ झाले पर बात नहीं करूंगा कि वो तो हर चैनल वाला कर रहा है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। आज जो सबसे ज्यादा मुझे दुखी किया वो किया नेपाल के बॉर्डर पर भारतीयों पर गोली। मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या हुआ। मतलब हमारी स्थिति क्या है, हम कहाँ आए हैं, हमारी वैल्यू क्या है। नेपाल मतलब
2.5 करोड़ की पूरी आबादी है। दिल्ली में अगर वैध अवैध जोड़ दिया जाए तो उतने लोग रहते हैं जितना पूरे नेपाल में रहते हैं। नेपाल से हमारा सांस्कृतिक, हमारा धार्मिक और हमारा बुनियादी नहीं, रिश्तेदारी तक भी नेपाल में है। हमने नेपाल को इतना सम्मान दिया है कि हम उस पर वीजा नहीं इन्फोर्स करते। हमारा नेपाल सीमा उसी तरह से, जिस तरह से यूपी से दिल्ली आदमी आता है या यूपी से बिहार आता है, हम उसको अपने भाई की तरह से ट्रीट करते हैं कि जो भी नेपाल का कोई नागरिक हो अगर भारत आना चाहता है तो उसको वीजा की जरूरत नहीं है। वो अपने यहाँ से बस पकड़े और बस पकड़ करके सीधे दिल्ली बॉर्डर यूपी के द्वारा या जिस माध्यम से होगा भारत के सीमा में प्रवेश करे, और प्रवेश करने के बाद यहाँ पर रेलगाड़ी, हवाई जहाज, जो चीज़ वो अफोर्ड कर सकता है उसका इस्तेमाल करें और सीधे जहां जाना चाहे जाए। हम अपने यहाँ नेपालियों को रोजगार देते हैं, हम अपने यहाँ नेपालियों को बिजनेस करने का अधिकार देते हैं। कई तो चैनल चलाते हैं लोग, समाचार चैनल, जो अधिकारी ब्रदर्स है वो नेपाल के लोग रहने वाले हैं। मतलब हमने नेपाल को अपने से अलग नहीं माना। ये बात नेपालियों को समझना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं समझ रहा है, इस विषय पर आगे आपसे बात करूंगा। ये एक मुद्दा होगा जिस पर आपसे राय लिया जाएगा या आपसे आशीर्वाद दिया जाएगा और आपसे बात की जाएगी। मित्रों, आप सुनते होंगे कि पाकिस्तान सीमा पर गोलीबारी हो रही है। आज भी हमारे सेना ने बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया। हमारे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी भेजता रहता है। तो असल में क्या है कि पाकिस्तान की तो हैसियत ही नहीं है कि कुछ करो। तो बेचारा इतने गुर्बत में है, उसको खाने का ठीक नहीं है, वो बेचारा ठीक से रह नहीं पा रहा है, वो कहाँ से कुछ करेगा। ये कर रहा है चीन। चीन के पैसे पर पाकिस्तान से आतंकवादी भारत में भेजे जाते हैं। चीन के पैसे पर पाकिस्तान में नीति निर्धारित की जाती है। चीन के इन्फ्लुएंस से पाकिस्तान अपनी विदेश नीति तय करता है कि हमको अमेरिका के साथ किस तरह के व्यवहार करना है, हमको भारत के साथ किस तरह के व्यवहार करना है। ये चीन के वजह से होता है, ये चीन करता है। वो चीन क्यों करता है? उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। चीन की सबसे बड़ी शक्ति है उसका अर्थव्यवस्था मजबूत होना, उस पर पैसा होना। और आप सब लोग तो जानते हैं कि जिसके पास पैसा है वो सब कुछ है। जिसके पास पैसा वो कुछ भी कर सकता है। आप हमारे यहाँ भारत में पैसे के महत्व से ज़्यादा क्या क्या पता है लोगों को। हम पैसे के बल पर क्या नहीं कर सकते हैं, पैसे के बल पर हम तो चीन क्या करता है कि अपने पड़ोसियों को, अपने जो नेबर्स हैं, उनमें विस्तारवादी नीति अपनाता रहता है। वो जो गांव में, आप जो गांव के लोग होंगे उनको पता होगा कि गांव में जो मेड़ होती है ना खेत की, थोड़ी 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 आदमी आगे बढ़ता रहता है और एक दिन उसमें उसके आधा खेत कब्जा कर लेता है। आप जो गांव के लोग होंगे वो जाते हैं। चीन का यही हाल है। चीन क्या करता है कि रोज 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर का अपना अतिक्रमण शुरू करता है। थोड़े 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 थोड़े, पता नहीं चलता कि 1-1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर का कोई अतिक्रमण हो भी गया है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। बढ़ता जाता, जब वो ज़्यादा बढ़ जाता है तब हम उस पर आक्रमण करते हैं या रोक लगाते हैं या उसका विरोध करते हैं। तब जाकर के चीन क्या करता है कि एक समझौता करता है कि एक काम करते हैं, हम ना अब छोड़ देंगे, हम पीछे हट जाते हैं, वो स्थिति कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ है वहीं चुप, तेरी चुप मेरी चुप वाली बात हो जाती है। अब चीन ये बात शुरू से करता है, आज से नहीं कर रहा है। जब से चीन की स्थापना हुआ ना तब से ये कर रहा है। हम लोगों को आदत हो गया उसके इस बात का बर्दाश्त करना, इस बात पर मिट्टी डाला कि चलो यार अब क्या करें, 10 कदम के लिए और क्या करें। मतलब यही इसी तरह की बातों को ये धीरे धीरे करते करते चीन इस कदर हावी हो गया कि हमारा बहुत सारा भूभाग 62 की लड़ाई में उसने कब्जा कर लिया। अब और चाह रहा है, लेकिन अब की बार क्या है कि देखिए, मैं 62 के लड़ाई में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कमजोर या वो नहीं करता। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, भारतीय कल्चर के थे, भारतीय संस्कृति के बेशक वो मानने वाले ना हो, लेकिन भारत की संस्कृति है दूसरे पर विश्वास करना। उस विषय पर हम लोगों को विश्वास था कि भाई हम चीन हमारे साथ हमला नहीं करेगा, चीन हम पर युद्ध नहीं थोपेगा, क्योंकि हम पड़ोसी हैं। हम किसी की मारते नहीं हैं, हम किसी का कोई कब्जा नहीं करते हैं। हमारा स्वभाव है कि हम लोगों को देते हैं, छोड़ देने की स्वभाव है हमारी, और हम उस विषय पर बहुत कुछ तक नहीं सोचते हैं। इसलिए चीन को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा होगा कि भाई चीन हमारे साथ बातचीत करता है, हिंदी चीनी भाई भाई, तो ये हिंदी चीनी भाई भाई अपनाएगा। लेकिन चीन तैयारी करके और आक्रमण कर दिया। हमारी सेना उस वक्त तैयार नहीं थी।
खैर फिर भी हमारे जवान जनरल बांकुरों ने पूरी डट करके मुकाबला किया, पूरी हिम्मत से मुकाबला किया, जितना उनको कर सकता था उतना मुकाबला किया। और वो मुकाबले में ये स्थिति ये हुई कि वो परास्त किए चीन को। चीन उसको जीत माने या क्या माने, लेकिन मुझे लग रहा है कि चीन ने उसमें बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया नहीं है। अब बात हो रही है कि हमें क्या करना है। बस चर्चा ये, क्योंकि मेरे हेडिंग है ना कि चीन से मुकाबला क्या सिर्फ भारत सरकार करेगी। भारत सरकार कौन है? हमने बनाया है। भारत सरकार को शक्ति कहाँ से मिलती है? हमारे वोटों से मिलती है, हमारे मनोबल से मिलती है, हमारे हिम्मत से मिलती है, हमारे जनादेश से मिलती है। लेकिन अगर आप सिर्फ वोट दे करके और समझ जाएंगे कि हो गया, तो नहीं होगा। देखिए, जो सरकार होता है ना, उसके पास कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियां होती हैं। उसके पास कुछ ऐसा होता है कि भाई आप कुछ राष्ट्रीय मजबूरी है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून है, कुछ ये कानून है, कुछ वो कानून है। इस तरह की कई चीज की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत बंधा हुआ है। जैसे भारत चाह के भी ये नहीं कह सकता कि हम चीन से बिजनेस बंद करेंगे, क्योंकि आप एक बंद करेगा तो आपका बंद करेगा। एक दूसरे पर डिपेंड तो है। हमको चीन से कुछ लेना पड़ता है, हमें चीन को कुछ देना पड़ता है, हमें अमेरिका से कुछ लेना पड़ता है, हमको अमेरिका से कुछ देना पड़ता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय वेडिंग के कानून के अंतर्गत हम ये नहीं कह सकते कि जी हम फलाना चीज, हम किसी से कोई समझौता नहीं रखेंगे, हम कोई किसी से मतलब नहीं रखेंगे। ये रूठा हुआ पड़ोसी नहीं है कि हम कुछ भी बोल दें। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कानून है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत हम मजबूर हैं कि हमको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना ही करना है। लेकिन आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तहत नहीं बने हैं, आप किसी कानून के तहत नहीं बने हैं, आपका हाथ खुला है। आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। आप चाहें तो चीनी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, आप चाहें तो चीनी प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें। आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि कोई भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानून आप पर ये जिम्मेवारी नहीं छोड़ते हैं कि आप चीन से ही सामान खरीदें। ऐसा बाउंड कहीं नहीं है। हाँ, भारत सरकार को ये अधिकार नहीं है कि वो कह दे कि अब चीन का सामान भारत में नहीं बेचेंगे। वो अंतर्राष्ट्रीय मजबूरी में नहीं कह सकता, लेकिन आप तो कर सकते हैं। तो आप ही और हम सरकार है, आप ही और हमारे वजह से शक्ति सरकारों को मिलती है, तो वो सरकारें वो करती हैं। तो हम लोग क्यों ना अपनी सरकारों का हाथ मजबूत करें, चीन का बाइकाट करके, चीन के सामान को ना खरीद करके। आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, बहुत छोटा उदाहरण है, आपको समझ आ जाएगी। उदाहरण ये है कि जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिरा दिया। आपको अगर पता न हो, आप सब लोग इस बात को जानते होंगे कि अमेरिका ने एक बम गिरा दिया। जापान की बहुत बड़ी शहर, जैसे हमारा बॉम्बे दिल्ली जैसा शहर था, वो बर्बाद हो गया। आज भी उसके बमों के इफेक्ट दिखते हैं और बमों के इफेक्ट से लोग वहाँ पर परेशान हैं। क्या हुआ कि ये सब हो आवा गया तो बिजनेस चालू हुआ, क्योंकि सब ओके हो गया के बाद बिजनेस चालू हुआ। जब बिजनेस चालू हुआ तो अमेरिका से संतरा का एक खेप गया, संतरा नारंगी का खेप जापान में गया। जापान का जो नारंगी या संतरा था वो उस दर्जे का, उस क्वालिटी का नहीं था जिस क्वालिटी का होना चाहिए। लेकिन जो अमेरिकी संतरा था वो बहुत मीठा, बहुत सुंदर और बहुत ही बढ़िया था। वो बड़ा प्यारा था, बहुत टेस्टी था। वहाँ पर व्यापारियों को लगा कि अब ये मेरा माल बिक जाएगा, क्योंकि मेरा माल बहुत ही बढ़िया है और इसमें हम मुनाफा कमा लेंगे। स्थिति ये हुई कि जापानियों ने उस मीठा स्वादिष्ट संतरे को नहीं खिलाया। बलिया फाउंडेशन, आप कैमरे पर है, क्या आप आकर के मेरा मार्गदर्शन करना चाहेंगे? अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा, मुझे खुशी होगी कि आप आइए और मेरा मार्गदर्शन करिए। बलिया फाउंडेशन के भाई साहब को अनुरोध करता हूं कि कृपया आप आए। एनीवे, उसका संतरा सड़ गया। अब जब व्यवसायी का बिजनेस नुकसान करेगा तो वो कम करेगा। वो तो क्यों करेगा भाई, जब उसको बिजनेस करने के लिए बना है ना। जब उसका बिजनेस नहीं होगा तो नहीं करेगा। हुआ यही, आगे से कोई भी जापानीज व्यवसायी अमेरिका से कोई समझौता करने को, कोई बिजनेस करने को तैयारी नहीं हुआ, क्योंकि उसको लगा कि अब ये अमेरिका से बिजनेस करेंगे तो हमारी जनता स्वीकार नहीं करेगी और हमारा नुकसान होगा।
जापान अपने अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी बचा लिया। वो कह रहा था कि मैं तो खरीदना चाहता हूँ, हमारे लोग ही नहीं खरीद रहे हैं तो मैं क्या करूँ। भारत के प्रत्येक नागरिकों को ये चाहिए कि जितना हो सके, आपको एग्जाम्पल देता हूँ। कोरोना महामारी में मैं 20 मार्च से घर से बाहर नहीं निकला। बट हम जैसे लोग आधा घंटा घर में नहीं रहते, मतलब सोने तक हम घर में रहते हैं। सोने के बाद हम ये मानते हैं कि अब घर रहने के लिए नहीं बना है। लेकिन 20 मार्च से हम अपने घर में हैं ना। मार्च से लेकर के 20 मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने के करीब होने को होगा मैं अपने घर में हूँ ना। क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो कोरोना से इन्फेक्टेड होऊंगा और मैं मर जाऊंगा, क्योंकि इलाज नहीं है कोरोना का। और जो विभत्स स्थिति हम देख रहे हैं उससे अपने आप को बचाव ही, अपने आप को बचाना ही उसका बचाव है और वही एकमात्र उपाय है। हम इस चीज को समझते हैं तो हम बाहर नहीं निकलते। अगर हम कोरोना के डर से 3-3.5 महीना तक बाहर नहीं निकल के जी सकते हैं तो चीन के सामान का इस्तेमाल ना करके भी तो जी सकते हैं। चीन में क्या है कि उसका आर्थिक आधार बहुत मजबूत है और वो करता क्या है कि वो सोचता है कि भाई देखिए, हमने और दूसरों की अर्थव्यवस्था तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम कुछ सस्ता बिजनेस भी कर लेंगे, हम कुछ कम मुनाफा कमा लेंगे, लेकिन भारत का या और लोगों का रीढ़ टूट जाएगा। उसी पैसे को वो दे करके पाकिस्तान को और वहां से आतंकवादियों को भारत में भिजवाता है। अब आप सोचिए क्या करके, आपका अपना ही पैसा आपको नुकसान कर रहा है। आज नेपाल जैसा छोटा सा देश अपना नक्शा बनाने को तैयार हो गया, हिम्मत दिखाया कि वो नक्शा बना रहा है और उस नक्शे में भारत के उस भाग का जो 1860 में या उससे पहले मान्य हो गया था कि भारत का अंग है। 1800 मतलब 100-150 साल से आज तक किसी भी वहां पर राजशाही रही, राजशाही ने भी उसको ये नहीं कहा कि ये मेरा ही का है, आपका नहीं। राजशाहियों को कोई नहीं ऐतराज हुआ। खैर 1990 में वहां से लोकतंत्र स्थापित हुआ, वही एक अलग मुद्दा है कि उस पूरे राज परिवार का क्या हुआ, उस पूरे राज परिवार के साथ क्या हुआ, उसका वजह क्या था, ये सब आप लोग जानते हैं। ये बहुत बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ। उन सब चीज जब राजशाही थी, नेपाल हमारा अपना भाई जैसा था, नेपाल हमारा अपना था, लेकिन वहाँ राजशाही खत्म हुई, कथित लोकतंत्र आया। उस लोकतंत्र पर क्या चर्चा करूँ, वो अलग बात है, वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा। लेकिन आज वो भारत जैसे संप्रभुत्व राष्ट्र, जो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सेना है, दुनिया में जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है, सामरिक महत्व में दुनिया में 1-2 नंबर देशों में काउंट होता है, सहनशीलता में दुनिया में सबसे पहला देश है, युवाओं में इतने युवा है कि एक बार नेपाल बॉर्डर के बाद खड़ा हो जाए तो दिखेगा नहीं नेपाल भी है। अगर एक आदमी हमारे सिर्फ युवा, तो कुछ % लोग जो यहाँ पर वीडियो गेम और टिकटॉक में व्यस्त होते हैं, वो अगर टिकटॉक की शूटिंग कर रहे थे नेपाल के पहाड़ों में चले जाएं तो पूरा नेपाल दिखेगा ही नहीं। लेकिन नेपाल ये हिम्मत कर सकता है क्योंकि उसको चीन ने प्रश्रय दिया है, उसको पैसा दिया है कि भाई कोरोना महामारी वैश्विक बीमारी में पूरी दुनिया से चीन एक्सपोज हो गया है। दुनिया को अब ये पता चल गया है कि चीन मानवता का दुश्मन है। उसने एक ऐसी बीमारी दिया है कि उसका कोई इलाज नहीं है। अपने तो टीका करके लोगों में बचाव कर लिया और पूरी दुनियादारी को बीमारी दे दिया। अब करोड़ करीब हो जाएंगे लोग पूरी दुनिया में मरने वाले और कई करोड़ इन्फेक्टेड लोग हो जाएंगे। अब चीन को लग रहा है कि भाई जो चीनी कंपनियां हमारा देश छोड़ करके जाएंगी वो भारत न चली जाए, क्योंकि भारत ही ऐसा देश है जहां पर उन कंपनियों को सम्मान मिल सकता है, श्रम मिल सकता है, संयम मिल सकता है और शिक्षा और साक्षरता मिल सकता है। यहाँ से दक्ष अभियंता और प्रशिक्षित लोगों का भंडार है। तो चीन अपने उस पैसे से, जो हमारा ही पैसा, हम ही से कमाए वो पैसा दे करके नेपाल को कह रहा है कि एक तरफ तुम भारत को उलझाए रखो, पाकिस्तान को कह रहा है कि तुम रोज सीज फायर करके करो, उसके बाद अक्साई चीन में और चीन महासागर में, हिंद महासागर में अपनी सेनाओं का गलत इस्तेमाल कर करके हमको वहाँ उलझा। मतलब हमारे देश को चारों तरफ से चीन उलझाए हुए हैं
ताकि हमारा दिमाग इसी में उलझा रहे और हम ये सोच ही ना पावे कि उन कंपनियों को अपने यहाँ कैसे बुलाएं। उसके बाद उन कंपनियों को कह रहा है कि देखो भारत की स्थिति देख लो कि नेपाल जैसा मुल्क भी उसके आदमियों को गोली मार देता है, भारत कुछ नहीं कर पा रहा है, तुम्हारा सुरक्षा वहाँ होगा क्या? वो अपने यहाँ के लोगों को यही दिखा रहा है। उसका कारण क्या है कि देखिए, चीन में स्वतंत्रता नहीं है, मीडिया नहीं हमारे देश की तरफ से कुछ भी बोल दे। वहाँ पर यूट्यूब पे वीडियो नहीं बन जाता, फेसबुक पर वो नहीं है कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, वहाँ यूट्यूब पर कुछ भी बोलने की परमिशन नहीं है किसी को। मतलब वहाँ जो छपता है वो सरकार सेंसर करके छपाती है, जो वीडियो आता है वो सरकार द्वारा प्रायोजित होती है। तो वो चीन ने प्रोपेगेंडा बनाया कि ये कीड़ा खा रहा है, वो कोरोना खा रहा है, फलाना ढिमाका, वो सारा चीन का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि वो सरकार की तरफ से वीडियो रिलीज होता है। आम आदमी जैसे हम और आप स्वतंत्र हैं कुछ भी बोलने के लिए, हमारा फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर, कई और प्लेटफॉर्म है। आजकल तो मल्टीमीडिया और मीडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, कहीं भी बोल सकते हैं, किसी मुद्दे पर भी बोल सकते हैं। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। तो चीन में जो वीडियो जारी होता है वो सरकार जारी करती है हमारा माइंड गेम करने के लिए, हमारा दिमाग वाश करने के लिए, हमको प्रभावित करने के लिए, और हम हैं कि उसके प्रभाव में आ जाते हैं। खैर, अब क्या करना है हमें? क्योंकि देखिए, हम ही चाहेंगे तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, हम ही चाहेंगे तो हम राष्ट्र का गौरव बचा सकते हैं, देश का सम्मान बचा सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो अपने घर में तमंचा रखा है ना, जो एक गोली में उसमें कारतूस फंस जाता है, उसको लेकर के चीन बॉर्डर पर चले जाइए, नहीं, उसके पास बड़ा है, आप वहाँ बॉर्डर पर मत जाइए। आप दुकान पर जाइए तो सबसे पहले चीन सामान का बहिष्कार करिए। हो सकता है वो सामान थोड़ा सस्ता हो सकता है। अब देखिए, आपको पता है भारत पहली बार दुनिया में मोबाइल निर्यात में अपना एक स्थान बनाया है, दूसरा नंबर पर आया है। भारत पहली बार जितना मोबाइल का आयात करता है उससे ज़्यादा मोबाइल का निर्यात करने लगा है। आत्मनिर्भर बना। आपको क्या करना, हो सकता है उसकी क्वालिटी थोड़ी खराब हो, मान लो मैं अगर कुछ भारतीय खरीदूँ तो इतना साफ फोटो ना आए जितना इससे आ रहा है, हो सकता है। लेकिन मैं कौन सा बड़ा स्मार्ट अमिताभ बच्चन हूँ कि मेरा चमकरा चेहरा बन जाए? मुझे तो अपनी बात रखनी है। मेरा सुंदरता या सुंदर दिखना महत्वपूर्ण नहीं है, मेरा बात महत्वपूर्ण है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो थोड़ा धुंधलाई चेहरा से बात तो साफ जा रही है ना, ये हमको कोशिश करना। हो सकता है कोई चीन का सामान 100 रुपये में मिलता हो और भारत का सामान 110 रुपये में मिलता हो, लेकिन वो 110 का 10 आपके घर में रह रहा है और वो 100 रुपये चीन के पास जा रहा है। आप ये क्यों नहीं सोच रहे? अब हमारे यहाँ तो लालची व्यवसायी लोग कह रहे हैं कि देखिए पैसा तो मेरा फंसा है ना, चीन को तो हमने पैसा देकर सामान ले लिया। ये हर बार आता है। बिल्कुल उसी तरह से जब पाकिस्तान कुछ हंगामा करता है तो भारत में पाकिस्तानी कलाकारों की बैन पर बात उठती है, तो यहाँ कुछ लोग जो दलाल टाइप के लोग कहते हैं कि देखिए आप तो वो काम करके चला गया, पैसा लेके चला गया, पीटने से क्या मतलब होगा? नहीं, ये हर बार होता है। आप एक बार सेठों को कह दीजिए कि भाई तू लाया, मेरे से पूछ के लाया है तो तेरे सामान अब तेरे गोदाम में सड़ेंगे, हम नहीं लेंगे। जब एक बार उनको आर्थिक चोट पहुंच जाएगी, ये बनिया लोग आर्थिक चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते क्योंकि उनको तो खून खींचने की आदत है, तो वो सामान नहीं लाएंगे। एक बार आपको दृढ़ निश्चय होना है, टीवी पर फोकस करने दीजिए। चीन का इन्फ्लुएंस का आप इसी से पता लगा लेंगे कि भारत में भारत का नागरिक, बड़ा राजनीतिक परिवार, बड़ा राजनीतिक दल, बड़ा पत्रकार, बड़ा सामाजिक स्टेटस वाला लोग टीवी पर बैठ करके भारत सरकार का डिमोरलाइज करता है, भारत सरकार को नीचा दिखाता है और चीन का पक्ष रखता है। चाहे वो इसी तरह से हो जो रोज रोज प्रश्न पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, चीन इतना किलोमीटर अंदर आ गया। ये भी एक साइकोलॉजिकल भारत के लोगों को डराना होगा कि हम इतना डर जाए कि चीन पैदल चलते चलते हमारे दिल्ली पर आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि भारत 62 वाला भारत नहीं है। भारत जितनी गोली उसके पास नहीं उतना छाती है हमारे पास, जितनी गोली उतनी छाती हमारे पास है। और हम जी के क्या करेंगे अगर कोई आदमी हमको गुलाम बना ले? तो गुलामी की त्रासदी दास्ता आपको पता नहीं है, पुराने लोगों से पूछिएगा या इतिहास में पढ़िएगा। लेकिन इतिहास में आप पढ़ेंगे क्या? हमने इतिहास लेखन वामपंथियों को दे दिया, अब उनको जो मर्जी है वो लिखते चले गए और हम वही जानते चले गए, वही पढ़ते चले गए। तो इतिहास पर उतना भरोसा मत करिए जितना अपने लोगों पर करिए। आज आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, विनम्रता से प्रार्थना है कि भारत सरकार ही अकेले नहीं करेगी। भारत सरकार की मजबूरी है कि वो गोली नहीं चलाएगी। भारत सरकार की मजबूरी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस बंद कर दो, इसकी घोषणा नहीं कर सकती।
लेकिन आप कर सकते हैं। मैं स्वतंत्र नागरिक हूँ, मेरे पर चीन केस नहीं कर सकता कि भाई सुनो तुम्हारा राकेश परमार सार्वजनिक मंच फेसबुक से कह रहा था कि चीन का बाइकाट करो, नहीं करो, हम पर वो कानून लागू नहीं है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी ये कहेंगे कि अब भारत में चीन का सामान नहीं आएगा तो उन पर अंतर्राष्ट्रीय कानून है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। तो हम अगर दबाव में हैं तो हमें आज से ये शपथ लेना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि नेपाल जैसा अदना संबल जिसकी कोई हैसियत नहीं है, नेपाल के पूरी मिलिट्री के पास जितना बंदूक है उतना तो हमारे गोरखपुर रीजन में अवैध हथियार है। नेपाल के पास पूरी जितनी मिलिट्री है ना, उतना तो हमारे नेताजी के रैली में फ्री में अंडा और रोटी खाने के चक्कर में घूमते रहते हैं लोग। फिर भी नेपाल ये हिम्मत कर सकता है कि भारत के एक नागरिक को गोली मार दे, ये बहुत बड़ा बात है। अब इससे बात ऊपर, इसको बोलते हैं पानी सर से ऊपर जाना। नेपाल के साथ कैसे ट्रीट करना है ये हमारा विदेश मंत्रालय, हमारा भारत सरकार का प्रधानमंत्री कार्यालय वो देख रहा होगा। उनके स्तर का मामला, ये राजदूत, विदेश सचिव, इन स्तर का मामला है। हमारी मिलिट्री उसकी मिलिट्री वो करे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप जा करके नेपाल के बॉर्डर पर आप भी फायरिंग कर दीजिए, नहीं, आप ऐसा ना करें क्योंकि ये कानून के विरुद्ध होगा। उसकी मिलिट्री, उसकी पुलिस ने गोली चलाया है, वो हमारा पुलिस उसको रिस्पॉन्स देगा, हमारा सरकार देगा। लेकिन कम से कम आप नेपाल के लोगों को अपने यहाँ रोजगार देने से मना तो कर सकते हैं ना। आपके घर में नेपाली चौकीदार रहते हैं, आपके हमारे गली में नेपाल वाला सीटी मारता है, रात भर घूमता रहता है, आप कह सकते हैं लेकिन भैया जी काम करो, आपके लिए क्षमा है। ये मत कहे कि तूने गोली चला, कहे जी कोरोना से तो खुद ही महामारी है, अब हमारे पास है क्या कि चोरी करेगा, चौकीदारी की जरूरत नहीं है, आप हमें क्षमा करें, ये तो कह सकते हैं। चीन का सामान खरीदने से पहले एक बार अपना वो दिमाग तो याद रखिए कि एक अकेला चीन आप ही के पैसे से पाकिस्तान को प्रवोक करके हमारे ऊपर गोलियां चलवा रहा है। रोज रोज हमारा सेना के जवान शहीद हो रहे हैं और अब नेपाल से भी गोलियां चलवा लेगा, आम आदमी शहीद हो जाएगा। मतलब आपका एक पैसा दो चरणों पर आपको नुकसान कर रहा है, देश के चारों तरफ से आपको परेशान कर रहा है। सोचिएगा ये जरूर कि क्या है आपका पैसा आप ही को नुकसान कर रहा है, क्या है आप खुद पैसा दे करके अपना जान दे रहे हैं। मुझे लगेगा कि आपके अंतरात्मा ये बताएगी कि बहुत हुआ, अब नहीं, चीन का सामान का अब नहीं। मित्रों, चीन हो, जापान हो, अमेरिका हो, हमारे भारत जैसे संप्रभुत्व राष्ट्र का सामने कुछ भी नहीं है। अगर हम 130-135 करोड़ लोग एक हो जाए तो आप छोड़ दीजिए, अगर 1 करोड़ लोग एक हो जाए ना तो ये जो चीनी पैसे पर, चीनी प्रलोभन पर, चीनी इन्फ्लुएंस पर, हमारे टीवी पर हमारे ही लोग हमको धमकाते रहते हैं और चीन की बात रखते रहते हैं, वो भी समझ जाएंगे कि अब लोग समझने लगे हैं, हमारी कलई खुल जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे। आपको बस एक रहना है और अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करनी है, सारे काम सरकार नहीं करती। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार और प्रार्थना है कि चीन का बाइकाट करें, चीनी सामान से परहेज करें। अगर आप 1 साल तक इस बात को कर लेंगे तो चीन आपके तलवे चाटेगा, क्योंकि चीन के पास अमेरिका और भारत दो ही जगह सामान सप्लाई करके जी रहा है। अगर अमेरिका ने अपना बहुत सारा प्रोडक्ट के लिए अपने हम मना कर दिया है कि चीन का मत लीजिए, चूँकि अमेरिका हमसे ज़्यादा राष्ट्र शक्तिशाली देश है, उसके हमसे ज़्यादा है, वो कह सकता है, हमारा प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी है, ये जानिए। इसलिए आप स्वयं कहिए चीन नो। आप अगर इस बात को मानते हैं, ये चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और नहीं तो आप अपने तरफ से भी अपने अपने हैशटैग पर चलाइए कि बाइकाट चीन। तब जा कर के हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान। विजय कुमार पाल साहब को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। विजय कुमार पाल साहब ने कुछ लिखा है, मैं चाहता हूँ वो पढ़ूँ। मेरे लिए मार्गदर्शन देने वाले लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझ में बहुत गलतियाँ हैं और आप जैसे लोगों से ही मैं सुधरता हूँ, आप सुधारते हैं। विजय पाल साहब को नमस्कार। विजय पाल जी करके भाई साहब, हम लोग झोला लेके चीन नहीं जाते, सरकार की क्या मजबूरी। हाँ विजय पाल जी, आप शुरू से नहीं सुने, मैं दोबारा से बता देता हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप झोला लेके चीन बीजिंग जाते हैं सामान खरीदने, नहीं, आप झोला लेके अपने नज़दीकी मार्केट में जाते हैं। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बंधा हुआ है, क्योंकि हमारा दुनिया का एक संयुक्त राष्ट्र है, दुनिया की एक विश्व बैंक है, दुनिया की एक व्यापार संगठन है, जैसे हमारा सार्क है, वेस्टर्न वाला है और कई प्लेटफॉर्म में, कितने नाम लूँ, तो उनमें ये बंधा हुआ है कि हम किसी को व्यापार करने से रोक नहीं सकते, भारत सरकार भी नहीं रोक सकता।
भारत सरकार लाख चाहने के बाद भी सरदार पटेल के स्टेचू बनाने के लिए चीन को देने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उसने ओपन बिडिंग में सबसे कम कोट किया था। चाह ना चाहते हुए भारत सरकार को देना पड़ा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून है। अगर हमारा प्रधानमंत्री हमारा देश का दे के हम सामान नहीं लाएंगे तो हमारा सामान भी दुनिया नहीं लेगी, क्योंकि हम दुनिया से बाइकाट कर दिए जाएंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून है, तो सरकार ये लाएगी। लेकिन आप अपने झोला में वो डाल के लाएं, ये सरकार आपको नहीं कर रही है। ना ही अंतर्राष्ट्रीय कानून आपको कह रहा है कि आप झोले में चीन का सामान डाल के लाइए, नहीं तो आपको बाइकाट कर दिया जाएगा। नहीं, आप स्वतंत्र है अपने पसंद का सामान खरीदने का। मैं एक एग्जाम्पल दिया था, दोबारा दे देता हूँ। जापान के हिरोशिमा नागासाकी को अमेरिका ने बम गिरा दिया। खैर, जापान का बड़ा नुकसान हुआ। जब वो खत्म हुआ, वापस फिर अमेरिका और जापान के बिजनेस शुरू हुआ, तो जापान से संतरा, अमेरिका से संतरा जापान गया। उस वक्त जापान का संतरा बहुत खट्टा और खराब था। उसके बनस्पत अमेरिका वाला संतरा बड़ा मीठा, सस्ता और बढ़िया था। जापान के संतरे से अमेरिका का संतरा सस्ता भी था, सुंदर भी था, स्वादिष्ट भी था। लेकिन जापानियों को पता चला कि यह अमेरिका का संतरा है, तो उन लोगों ने लिया ही नहीं, खरीदा ही नहीं। वो संतरा उस गोदाम में ही सड़ गया। तब व्यापारियों को लगा कि हमारे देश की जनता हमारे देश के आन बान शान के विरुद्ध नहीं आ सकती। वो चाहे खट्टा संतरा खा के जी लेगी, मीठा संतरे को कुर्बानी दे देगी। तब जाकर के जापानी अमेरिकी सामानों से परहेज करने लगे, क्योंकि कोई खरीद ही नहीं रहा था। तभी आज जापान हमसे हर मामले में कम है, उसकी जनसंख्या कम है, उसके साइंटिस्ट कम है, लेकिन आविष्कार, तकनीक और अर्थव्यवस्था में हमसे कई गुना ज़्यादा है। हम उससे मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन की बात करते थे, हम उससे तकनीक लेने की बात करते हैं। जापानियों की तकनीक दुनिया में आ गए हैं। अमेरिका अगर बम गिरा कर नहीं गिरा होता तो हथियार, तकनीक सब जापान का दुनिया में तब सबसे ज़्यादा था, बिफोर हिरोशिमा नागासाकी में बम गिराने का। तो आप जापान का तुलना लीजिए। सरकार मना नहीं कर सकते, अंतर्राष्ट्रीय कानून है। आप तो मना अपने आप को कर सकते हैं कि अपने झोले में चीन का सामान नहीं लाएंगे। जब आप चीन का सामान नहीं लाएंगे, आपका दुकानदार सामान चीन से नहीं लाएगा, क्योंकि उसको पता है कि नहीं बिकेगा। ये आप कर सकते हैं, ये कानूनी मजबूरी है सरकार की, लेकिन आप पर नहीं है। अगर अब विजय जी आप संतुष्ट हो गए होंगे, मेरे बात को लग रहा है कि मैंने सही कहा, तो आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। अगर आपको लग रहा है मैं गलत किया तो कृपया नीचे लिखिए, मैं दोबारा आपका जवाब दूंगा। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो #बाइकाट चैनल लिख करके इसको शेयर करें और अपना आशीर्वाद दें। हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान, मेरा भारत महान। और आप सबको जय श्री राम।